एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा और तो अच्छे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पे चल रही होगी। आज का जो प्रोग्राम है वही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को हमने लास्ट वीडियो में लेकर आया था, यानी एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के माध्यम से हम एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका क्या है? इकोनॉमी है। इकोनॉमी है, ठीक है। और कौन से क्लास का है? 9 क्लास का है, ठीक है। कौन से क्लास का आपका है? 9 क्लास। तो पहले क्वेश्चन में बात कर लेते। पहला क्या है? निम्नलिखित में से किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो पहला में क्या दिया? श्रम। दूसरा भूमि। तीसरा मानव पूंजी। चौथा भौतिक पूंजी। कूट यानी कोड में क्या दिया गया? केवल 1, 2 और 4। बी केवल 1, 3 और 4। सी 2 और 4। डी उपयुक्त सभी। तो पहले इसको समझ लेते, देख लेते क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? यानी हमें वस्तु और सेवा को उत्पादन करना है तो हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो श्रम की भी पड़ेगी, लेबर की भी पड़ेगी। सेकंड लैंड का भी पड़ेगा। मानव पूंजी मीन्स ह्यूमन कैपिटल का भी पड़ेगा। और चौथा भौतिक पूंजी मीन्स फिजिकल कैपिटल का भी पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य है? यहां असत्य नहीं होंगे, यहां सत्य होगा। यहां कुछ क्या होगा आपका? सत्य है, सत्य, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? पहला में क्या है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। दूसरा भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तीसरा भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। कूट केवल 3। ऑप्शन बी केवल 1 और 3। सी केवल 2 और 3। डी 1, 2, 3। तो इसके आंसर आपके क्या पहले हो जाएंगे? ए केवल 3, क्योंकि हमारा क्या था? क्या चूज करना था कि कौन से सत्य है, असत्य नहीं सत्य है। हम पहले बता चुके, थोड़ा वो एरर हो चुका। पहला क्या है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। देखिए, जो आपका नगद मुद्रा है या आपका कच्चा माल है, इन सभी को आप अस्थायी पूंजी नहीं कहते हैं। इनको आप कौन सा पूंजी कहते हैं? कार्यशील कहते हैं। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। इसलिए पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को आप कार्यशील पूंजी कहते हैं। नहीं, जो आपका भवन है, मशीन है, जो आपका औजार है, इनको आप क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल कहते हैं, अस्थायी पूंजी कहते हैं। तो यहां क्या दिया गया? कार्यशील पूंजी, यानी इसका दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। हाँ, ये सही है। तो आंसर क्या होंगे? केवल 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले हरित क्रांति इंग्लिश में आप क्या कहते हो? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं आप उसे? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। देख लेते हैं। हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती पर अधिक बल दिया गया। ऑफ कोर्स दिया गया। किस फसल पे बल दिया गया था? चावल और गेहूं पे। इसका मतलब क्या हुआ? पहला सही है। दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक के अंत में हुई। ये भी सही है, यानी दूसरा भी क्या है? सही है। तीसरा किसानों ने हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया। हाँ, किया। तीसरा भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 1। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके आंसर क्या होंगे? डी। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? किन क्षेत्रों में था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात। ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब, गुजरात। ऑप्शन डी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हम कई बार बता भी चुके हैं, हम अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बता चुके हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इंपैक्ट है सबसे ज्यादा कहां है? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी वेस्टर्न यूपी। दैट्स मींस आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानव पूंजी किसको कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। इस पर थोड़ा विचार करने हैं।
मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। बात सही है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, लाभ देता है। कैसे देता है, हम बात करते हैं। दूसरा, जब शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तभी से मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मानव पूंजी में तब परिवर्तित होता है जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल एक, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो। इसके आंसर क्या होंगे? सी। इसका मतलब ये हुआ कि मानव पूंजी के निर्माण में जो सबसे प्रमुख हथियार कौन है आपका? शिक्षा प्लस स्वास्थ्य, यानी एजुकेशन एंड हेल्थ। इसलिए कहा जाता है ना कि जितना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जितना आप अपने आप पे शिक्षा में निवेश करेंगे, कल जाके आप क्या बनेंगे? मानव पूंजी बनेंगे। क्योंकि बिना मानव पूंजी के कोई भी संसाधन संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी जो कच्चे माल होते हैं वो पहले से पाए जाते हैं। जैसे आप किसी बहुउद्देशीय परियोजना को देख लें, जैसे गंगा नदी के जलों को देख लें, तो हजारों साल से फ्लो हो रही है, लेकिन उस जल के माध्यम से बिजली का उत्पादन क्यों किया गया? क्योंकि मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण कर लिया और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या कर लिया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना दिया। तो आप समझ रहे होंगे ना कि मानव पूंजी कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं एनसीईआरटी के न्यू वीडियो लेकर। थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून।